मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की विज्ञान की एक प्यारी सी पार्ट भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पिछले ईयर्स की बात कर ले या उसके पिछले ईयर की बात कर ले तो वो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए हम उन प्रश्नों का चर्चा करते हैं आपके साथ और देखते हैं कि आपने अभी तक कितना तैयारी किया है। आप इसके माध्यम से अपने आप को चेक कर सकते हो, अपनी एबिलिटी कैपेसिटी को चेक कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आपने बैकग्राउंड देखकर समझ ही गया होगा कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो बात करें प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केवल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं और बाकी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि ऑप्शनल है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पी टाइप के हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो यार, बिना आपके टाइम को गंवाए हुए आपकी जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि आखिर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि हमने पढ़ा होगा प्रकाश के गुण के बारे में तो बताया गया होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्यारे बच्चों, ये तो कथन बिल्कुल सही है, मतलब ये कथन गलत होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रकाश सीधी रेखा में गति करता, बिल्कुल ये भी कथन सही है। फिर अगर मैं बात करूं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अब आपको यही इन दोनों में क्लियर करना है प्यारे बच्चों कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है कि प्रकाश एक अनुदैर्घ्य। तो प्यारे बच्चों, हमको ध्यान से देखना है कि ये दो ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है, इस पे हमको जाना ही नहीं जाना है। अब हमको इन दोनों में क्लियर करना है यार, अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्घ्य क्या होता है। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि इस प्रकार चलना, और प्रकाश हमारा इस प्रकार नहीं चलता, प्रकाश हमारा एक सीधी रेखा चलती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे जो सीधे चलते हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे जो ऐसे लंबवत की तरह चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन नंबर क्या है, 4th इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला कि भैया समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। 2014 का क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो भैया। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये आप लगा लो, ये आप लगा लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछा जाता है हर एक बोर्ड वाले के पास, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी एमपी, चाहे जो भी बोर्ड हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार रिपीट होता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन इस प्रकार दो टाइप के पूछे जा सकते हैं। अगर ये कह रहा है कि इमेजिन कर लो कि ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण है। अब इसके सामने कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर, कहां, 10 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखा है। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि भैया इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर कोई लड़का खड़ा है, तो बताओ इस लड़के का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो समतल दर्पण की खास बात होता है कि दर्पण से जितना दूर आप खड़े रहोगे दर्पण से उतना दूर जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस लड़के का प्रतिबिंब बनेगा, इस लड़के का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। याद रखिएगा, इसकी भी दूरी दर्पण से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो बोलो वो क्या पूछा है, ध्यान से देखना। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात समझ पाए। यहीं पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो 10 और 10 मिलके क्या हो जाता, 20 सेंटीमीटर हो जाता। इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज मत करो यारो, एक बार फिर से समझ लो। वो पूछा कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगर यही वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर रखा जाए तो भी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर ये घुमा देता है, कहता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, तो दोनों दूरियां आपको ऐड कर देना है। बस इस बात को आपको याद रखना। आगे बढ़ी मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन। अब आप ध्यान दिया जाए, अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो आवर्धन क्या होता है। अगर मैं बताऊं कि आपको आवर्धन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अगर आवर्धन की अगर आप बात कर रहे हो तो आवर्धन होता है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा बना आवर्धन। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई।
क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब आपको पता है आवर्धन बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई, क्या? प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होता है? वस्तु की लंबाई। अगर मैं बताऊं प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, खास बात यह है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है कि उसके सामने जितना बड़ा वस्तु रखते हो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बताओ, जितना बड़ा वस्तु रखते हो उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। तो बोलो इसका आवर्धन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? अब जैसे समझो, अगर वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 2 बनेगा। अगर वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 4 बनेगा। तो मिला जुला के दोनों सब कट जाएंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो आवर्धन होता है वो सदैव क्या होता है? एक ही होता है। अब बताओ, क्या यहाँ तक बात क्लियर है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो सदैव क्या होता है? एक होता है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या करा? प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है किस दर्पण के लिए? ध्यान से देखना, प्रकाश का परावर्तन किसके लिए सत्य होता है? अब करा केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रकाश का परावर्तन केवल समतल दर्पण के लिए है या केवल अवतल दर्पण के लिए है या केवल उत्तल दर्पण के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है यार, प्रकाश का परावर्तन किसी भी चिकने पृष्ठ के लिए होता है। अब आपका चाहे वो चिकना पृष्ठ, चाहे गोली हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, सबके लिए लागू होता है। तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट। ये सभी, ये तीनों के लिए जो है परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो हमने पढ़ा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। पर एग्जाम वाला ने कहा कि भैया तुमसे हम 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट करवा रहे हैं 2014 और 17 में, और आगे भी रिपीट किया गया होगा। अब क्या मैं तुमको यह बराबर r/2 ऑप्शन में दूंगा ही नहीं तो तुम करोगे क्या? पर हमारे द्वारा जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो कम बुद्धिमान नहीं होते, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते। वो बोले सर हमने तो पढ़ा है कि r का गुना अगर 1 से कर दे तो r आ जाता है, 2 का गुना f से कर दे तो 2f आ जाता है। ये r बराबर क्या मिल जाता है? 2f। r बराबर क्या मिल जाता है? 2f। अब मिलाओ यार मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कहाँ ऑप्शन मिल रहा है? देखो एक बार, क्या ये वाला मैच कर रहा? नहीं। ये मैच कर रहा? नहीं। ये देखो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है आपके आंसर से, r = 2f। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का आंसर जो है r = 2f। समझ पाए? अब यही ऑप्शन अगर f = r/2 दिया होता तो हम ये लगा देते। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से देखना। अब यार 2013, 2022, 2024 कितनी बार ये क्वेश्चन कर रहा है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों केवल सूत्र लिखना है, केवल सूत्र लिखना है, न कि निगमन करना है। यदि निगमन करना है प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा, यदि आपको इसके निगमन की क्लास चाहिए तो आप इस क्लास में, इस कमेंट सेशन में आप कर सकते हैं कमेंट प्यारे बच्चों। जिन जिन बच्चों को इसका संबंध, इसका निगमन चाहिए उनको मैं बिल्कुल सरल तरीके से अलग से क्लास उपलब्ध करा दूंगा कि इनके बीच में संबंध क्या। फिलहाल आपको केवल लिखना है, डेरिवेशन नहीं करना है। क्लास 10 में निगमन नहीं रहता। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। भैया गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध, तो हम जानते हैं, अब ही हम लोगों ने पढ़ा भैया पिछले वाले सवाल में कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसकी आधी होती है? वक्रता त्रिज्या बटे क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है? बटे 2 होती है। अब बताओ, फोकस दूरी को f से दिखाए, वक्रता त्रिज्या को r से, बटे 2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यही है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का सूत्र। इसी को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, r का गुना इधर कर लें तो r एकन्नम r बराबर क्या आ जाता है? 2f। ये वाला सूत्र बताता है कि वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है और ये बताते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। ये सूत्र है प्यारे बच्चों। बस ये क्वेश्चन है, देख लो कर रहा 2011 फिर 14 फिर 23 फिर 24। अरे भाई पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है, देख लो मेरे प्यारे बच्चों। 24 में पूछा, 23 में पूछा, 14 में पूछा, 11 में पूछा। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पेपर में आता है तो आप क्या करोगे। ध्यान से देखो क्या कहता है, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनाने का किरण आरेख खींचना। यार इतना आसान चीज दे रखा, किरण आरेख। और किरण आरेख इतनी आसान चीज है, केवल आपको 3 नियम ध्यान देना है। 3 में कोई 2 नियम लगा लो, प्रतिबिंब बन जाता है, फटाक से लिख डालो। आओ बनाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोला भाई? अवतल दर्पण। अब वही हमने पढ़ा है कि गुरुजी ने पढ़ा के रखा है कि वह दर्पण जो बाहरिया से क्या हो, पेंट हो, जो बाहर से कलर किया गया हो, बाहर से चिकना चुपड़ा दिखे, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। और बीच में से इनमें एक लाइन जाती है, उसी लाइन को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये पॉइंट का नाम ध्रुव होता है। यही एक जने रहते हैं भैया जेकर नाम का रहता है मुख्य फोकस, और एक जने यहाँ रहते हैं जेकर नाम वक्रता केंद्र रहते हैं ना। अब हम सब आगे बढ़ चले थे। देखिए आगे क्या करा भैया, क्या करा कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य, तो ध्रुव ये है, फोकस ये है, इनके मध्य वस्तु रखी गई। तो रख दो भैया, नाराज का ही हो रहे हो, रखो वस्तु। ए यहाँ देखो, ए यहाँ ये वस्तु आपने रख दी है, ए और क्या रख दिए? बी। पहला लगा दो कि यहाँ से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। अब आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौटती हैं। तो हमने ये लगा दिया, मुख्य फोकस से होकर लौट गई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चौथा रूल लगा लो, या तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरा हो। अब देखो, अब हमने पढ़ा वक्रता केंद्र से होकर, क्या? वक्रता केंद्र से होकर पास होने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। अब बताओ क्या ये दोनों किरणें आगे मिलने वाली हैं? बिल्कुल नहीं आगे मिलेगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल आगे नहीं मिलेगी। इन दोनों किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो दोनों किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर प्यारे बच्चों ये दोनों यहाँ पर काटते हैं, और यहाँ पर काट नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने केवल कल्पना किया है कि ये दोनों किरण यहाँ पर आके काट रही हैं। बन गया ए डैश और क्या बन गया? बी डैश। ए डैश और क्या बन गया? बी डैश। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल गया। ये आपको कह रहा था किरण आरेख बनाने के लिए। प्यारे बच्चों इसकी जो क्लास है प्रतिबिंब बनाना, किरण आरेख समझना, यदि आपने नहीं अभी तक पढ़ा है तो प्यारे बच्चों किरण आरेख की भी क्लास आपको बताई जा सकती है। या तो हम करें आपको बता दें कि प्रकाश से इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास एक बार आएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। ये जो बना कैसे है, आपको 2 ही रूल लगाना है, एक को मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, एक को वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। एक मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। ये दोनों देखिए, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर लौटेंगी, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी वो जैसे ही आएंगे वैसे लौट जाएंगे। अब ये दोनों तो आगे मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब भैया हमने इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, अब पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ आके कट गए। अब बताओ जो ये वस्तु ए बी है इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है ना। तो आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, आकृति, प्रकृति बताइए। तो बिल्कुल प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन देना कि प्रतिबिंब बना कहाँ है। सबसे पहले स्थिति पूछता है आपके एग्जाम में, ये नहीं कहेगा प्रतिबिंब कहाँ बना है, आपको कहेगा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब बना कहाँ है वो बता दो। तो प्रतिबिंब बना कहाँ है यार? देखो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है ना। तो स्थिति क्या है? स्थिति है दर्पण के पीछे। स्थिति क्या है? दर्पण के कहाँ प्यारे बच्चों? दर्पण के पीछे। कहाँ? दर्पण के पीछे। बोलो क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब उसके बाद आपसे पूछ सकता है प्रकृति बताओ। आपसे क्या पूछ सकता है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, आभासी है कि क्या है बताओ। तो आप देखो यहाँ वास्तव में नहीं काट रही है। अब वास्तव में नहीं काट रही है तो
तो जैसे मैंने कहा इस बोर्ड के पीछे क्या हो सकता है, तो केवल इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, देख नहीं सकते बोर्ड के पीछे, देख सकते हैं नहीं। तो भैया ये क्या है, दर्पण के पीछे यार, जब दर्पण के पीछे तो केवल इमेजिन किया गया है, आभासी है। तो बोलो क्या बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है, सीधा है और आभासी है। तो लिख देंगे सीधा व आभासी, सीधा व आभासी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रकृति को हटा के आकार को, अगर बात करें प्यारे बच्चों आकार यानी साइज, तो भैया इनका आकार कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये 3 पॉइंट अगर आप लिख देते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आता है आपके बोर्ड में, तो आपको 4 नंबर आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यार, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए और एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2022 में रिपीट हुआ है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए, यहीं लिखकर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बढ़ जाना है। परावर्तन का नियम लिखने के बाद सवाल भी लगाने हैं, पहले हम परावर्तन का नियम लिख देते हैं, आखिर होता क्या है प्यारे बच्चों, लिख के आते हैं, आपको समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई चिकना पृष्ठ हो गया, ये कोई क्या हो गया, चिकना पृष्ठ हो गया, ये कोई चिकना पृष्ठ हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से पड़ती है और पढ़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। जैसे हम किसी बॉल को प्यारे बच्चों जमीन पे फेंकते हैं, तो जमीन पे फेंकने के बाद वो जमीन के अंदर नहीं जाती, जमीन के ऊपर ही आती है, तो जिधर से गई रहती है उधर ही आती है ना, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पे गिरता है, तो गिरने के बाद सेम उसी माध्यम में लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और इन दोनों के बीच एक लाइन खींच दिया जाए, इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अभिलंब कहते हैं। और याद रखना, आने वाली किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। कौन सा किरण होता है प्यारे बच्चों, आपतित किरण। कौन सा किरण होता है, आपतित किरण। और लौट कर जाने वाली किरण का क्या नाम होता है, परावर्तित किरण। कौन सा किरण होता है प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। बोलो बात क्लियर हो रहा है। आगे, ये तीनों जहां मिले हैं, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु होता है प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु। ये तीनों जहां भी मिले हैं उनका नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। और ये जो लाइन खींचे हो इसका नाम होता है अभिलंब। क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिलंब। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक गजब की कमाल की चीजें बनती है। यहाँ वाला जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से व्यक्त करते हैं। और यहाँ वाला जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये मैं लगा के यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये जो है परावर्तन कोण होता है। कौन कोण होता है प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण। और ये वाले जो होते हैं ये कौन कोण होते हैं, आपतन कोण। कौन कोण होते हैं, आपतन कोण। अब वो क्या कह रहा था कि परावर्तन का नियम बताओ क्या होता है। तो परावर्तन का नियम क्या है, ध्यान से देखना। ये हाथ हमारा दर्पण है, ये आप समझ लो कि दर्पण का ऊपर वाला भाग, ये दर्पण का नीचे वाला भाग। अब देखो, आने वाली किरण, लौटकर जाने वाली किरण। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, लौटकर जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। और ये खींचा गया अभिलंब। तीनों दर्पण के एक ही तरफ है ना यार। देखो एक बार फिर से मैंने क्या कहा कि अगर ये दर्पण मान लिया जाए और ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित ये परावर्तित, ये दोनों हाथ के ऊपर ही है ना, तो इसी को पहला नियम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब दर्पण के एक ही तल में होता है। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है प्यारे बच्चों, ये जो आई है वो सदैव आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो आई को हम कहते हैं आपतन कोण, आर को कहते हैं परावर्तन कोण। तो लिख देंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों दर्पण के
एक ही ओर होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर। ये दोनों नियम हो गए प्यारे बच्चों। आप उम्मीद है कि आप अगर लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लिख लिए होंगे तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिए, आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा वो ध्यान से देखना। करा अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित, क्या करा, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई वस्तु है। अब यहां आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान देना है। वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, तो बताओ 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो u की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, -10 सेंटीमीटर। आगे, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब आप बताओ, जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आपकी दूरी क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि ये दर्पण के पीछे जाके बनेगा और दर्पण के पीछे की दूरी धनात्मक होती है, आगे की दूरी ऋणात्मक होती है। आगे करा, तो यदि दर्पण की करा तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए और साथ में करा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। अरे क्वेश्चन कितना आपसे कह दिया। अब आपसे करा प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, वक्रता त्रिज्या, और साथ में कह रहा है कि आप अपवर्तन की घटना समझाइए। देखिए, वक्रता त्रिज्या तब मिलेगी प्यारे बच्चों जब आपको फोकस दूरी पता होगी, तब बिना फोकस दूरी का आप वक्रता त्रिज्या नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपने उस सूत्र को जिस सूत्र से हमें निकालना है। तो क्या निकालेंगे, दर्पण के सूत्र से। किसके, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब अगर वैल्यू रखा जाए, v की वैल्यू प्यारे बच्चों 20 है, u की वैल्यू 10 है, बराबर 1/f। अब बताओ 20 और 10 का लसा पलोगे तो 20 आएगा, 20 एकन्नम 20, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 10 दूनी 20, तो यहाँ -2 आ जाएगा। देखो 10 दूना 20, 2 बार गए, 2 का गुना 1 से, 20 एकन्नम 20, 1 का गुना 1। अब 2 में से 1 घटाओगे तो -1 क्या पाओगे, 20 पाओगे, बराबर 1/f। फिर यह गुणा कर दो तो यह बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 आ गई। हमको तो वक्रता त्रिज्या चाहिए था, तो वक्रता त्रिज्या होती है r बराबर 2f। अब 2f की वैल्यू कितनी है, 20। माइनस नहीं रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि माइनस वहां केवल चिन्ह को बताता है, दिशा को बताता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है दर्पण के आगे होता है, पीछे नहीं होता। पीछे होता तो प्लस होता, आगे होता है तो माइनस होता है। तो 20 गुना कितना हो गया, 40। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर आएगी। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे करा, इसी में एक क्वेश्चन करा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अब प्रकाश का अपवर्तन सेम इसका उल्टा होता है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 करके एक साथ दे दिया तो 5 नंबर का होगा ही होगा। प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। देखिए अब क्या होता है, ये एक माध्यम का पृष्ठ हो गया। अब इस पे ऊपर मान लो विरल और नीचे मान लो समन, ठीक। अब क्या कहता है कि कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती। भैया देखो, ये प्रकाश किरण विरल से चलकर सघन में प्रवेश कर रही है ना। अब आप ध्यान से देखना, ये लाइन क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ये लाइन क्या कहलाएगी, अभिलंब। अब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो हम लोगों को लग रहा है कि ये ऐसे जाने चाहिए थे, पर ऐसे न जाकर ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक हो जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक हो जाती है। यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अगर यही सघन से विरल में आई होती, अगर यही सघन से विरल में आई होती तो वो क्या होता, तो ऊपर कौन सा माध्यम, सघन, और नीचे कौन सा माध्यम, विरल। अब बताओ इसके लिए क्या होता कि जब कोई प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो हमको लगता है कि ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी, पर ये सघन से विरल में प्रवेश कर रही हैं, इसलिए ये इधर क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको केवल अपवर्तन की घटना की परिभाषा देनी थी, तो आपको इतना लिखना था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, चाहे विरल से सघन में हो चाहे सघन से विरल में हो, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। एक में क्या होता, अभिलंब से दूर हटती है, और एक में क्या होता, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो एक छोटा सा डिफिनीशन देना है, माध्यम बदलने के कारण प्रकाश के पथ में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो माध्यम बदला कैसे, भैया तुम विरल में थे, पहुंच किस में गए, सघन में, तो माध्यम बदला ना। तो माध्यम बदलने के कारण प्रकाश के पथ में परिवर्तन, प्रकाश के पथ में परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2023, यानी अगर हम बात कर ले तो जस्ट अभी कुछ साल पहले की ही बात है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है भैया कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए, और किसी गोली दर्पण की के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष, यहाँ मुख्य अक्ष होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो बिल्कुल थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है यार। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत करेंगे गोली दर्पण से। किसकी शुरुआत करेंगे भैया, गोलीय दर्पण से। चलो सबसे पहला है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब अगर आपने दर्पण पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो ये ध्यान देना कि दर्पण एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका एक पृष्ठ कलई किया जाता है तथा दूसरा पृष्ठ क्या बनाया जाता है, परावर्तक बनाया जाता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण भी आपके दो भाग होते हैं, एक आपका समतल दर्पण, एक आपका गोली दर्पण। समतल क्या होता है कि भैया जिसके सामने वाला पृष्ठ, सामने वाले पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस पृष्ठ पे आपका फेस दिखता है, आपका प्रतिबिंब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो भैया जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, अब आपने बहुत सारे ऐसे वाहन देखे होंगे, जैसे बुलेट देखे होंगे, आपने देखा होगा कि उसमें जो दर्पण लगा होता है उसके सामने वाले का भाग क्या होता है, गोला होता है। तो भैया जब सामने का भाग गोला हो तो वो गोली दर्पण होगा। तो इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि उनके नाम लिखिए, साथ में ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे हम आप हेडिंग बना देंगे, जितना क्वेश्चन पूछे उतना आप आंसर दिया करो। दर्पण के प्रकार, क्या, दर्पण के प्रकार। अगर हम बात करें दर्पण के प्रकार में, तो गोली दर्पण के प्रकार कौन से भैया, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्या, दो प्रकार के। अब करा उनके नाम लिखिए, तो पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा क्या, अवतल दर्पण। करा किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र एवं उसके मुख्य अक्ष की परिभाषा बताना, चाहे इसकी बता दो चाहे इसकी। सबसे पहली बात आपको यहाँ ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। अब आए हो तो निपटाते चलो। यहाँ पर जो अंदर से पेंट किया जाए, जो अंदर से चिकना चुपड़ा अंदर से अच्छा दिखे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जो बाहर से एकदम अच्छा दिखे उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, जो बाहर से पेंट हो वो अवतल दर्पण, जो अंदर से पेंट हो वो उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो वो उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हो अंदर की तरफ हो वो अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ इसका यही है, ये वाला, ये अंदर का जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है। तो ये अंदर की तरफ है, धसा है ऐसे करके, और ये देखिए जो बाहर का परावर्तक पृष्ठ है ये किधर है, उभरा है। ये आपका उत्तल, ये आपका अवतल। अब आगे यहाँ कह रहा है कि इसके
क्या करा, इसके वक्रता केंद्र। तो यार वक्रता केंद्र की तो परिभाषा बिल्कुल आसान है, इधर देखो, कुछ ज्यादा करना नहीं है। ये समझ लो कि ये एक खोखला गोला हो गया है, ये एक खोखला गोला हो गया है। अब इस खोखले गोले का कोई केंद्र होगा या नहीं होगा? होगा भाई, खोखले गोले का केंद्र होगा ही होगा, क्योंकि जिस को केंद्र मान के गोला बनाओगे वही तो केंद्र हो जाएगा ना। तो अब क्या है, ये केंद्र है। अब हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि आप जाओ इस खोखले गोले को काट लो। तो इस खोखले गोले को काट दिए और फिर कह रहा हूं इसको भी काट लीजिएगा। चलो दोनों खोखले गोले को काट लिए और काट कर आपने क्या किया, एक को बाहर से पिंड कर दिया, एक को आपने बाहर से पिंड कर दिया और एक को आपने अंदर से पिंड कर दिया। एक को बाहर से अच्छा से बना दिया, एक को अंदर से अच्छा से बनाया। तो जो बाहर से बनाए वो अवतल दर्पण और जो अंदर से बनाए वो उत्तल दर्पण। तो ये वाला जो बन के तैयार हुआ, ये भाग बना अवतल और ये वाला जो भाग बना वो क्या है, उत्तल। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला बिंदु ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ये वाला बिंदु ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, जिसे हम C से व्यक्त करते हैं। आप परिभाषा क्या देने वाले हो, देखो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, जिस गोले का बना होता है, जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, यही चीज है ना। आपने क्या किया कि ये अवतल लो चाहे ये उत्तल ले लो, कोई भी गोली दर्पण हो वो जिस गोले से बना होगा उसी गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बात यहां तक क्लियर हुआ। आपने क्या किया, ये गोला लिया था, गोले को आपने काटा, गोले से काटा तो दो ठो भाग निकल गए, उन्हीं दोनों भाग को एक को अंदर से पेंड कर दिए, एक को बाहर से पेंड कर दिए। अंदर से पेंड किया तो हमने देखा कि भैया वो उत्तल बन गए, बाहर से पेंड किया तो अवतल बन गए। और मैं कह रहा हूं कि जो केंद्र था उसी को वक्रता केंद्र कह रहे हैं। तो वही चीज या तो बताना है कि ये दोनों दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उसी गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर हुआ। साथ में कह रहा है कि मुख्य अक्ष की परिभाषा देना है, मुख्य अक्ष की परिभाषा देना है। तो यार मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है, अब समझो। ये वक्रता केंद्र हो गई। अब आप यहां से एक रेखा होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, एक प्रकार की रेखा होती है जो कि वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। बस यही है। एक बार फिर से, मुख्य अक्ष एक प्रकार की रेखा होती है जिस पे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और ध्रुव ये तीनों स्थित होते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं या तो इसको दूसरे तरीके से भी आप परिभाषित कर सकते हो। ठीक, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 10 है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 12 कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आपने ऐसे सवालों को लगाने से पहले आपको चिन्ह परिपाटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम क्या बता रहे हैं, चिन्ह परिपाटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम आपको बताएं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी प्यारे बच्चों वो सदैव धनात्मक होगी, और जो u होगा वो सदैव ऋणात्मक होगा, और जो v होगा मेरे प्यारे बच्चों v भी सदैव क्या होगा, ऋणात्मक ही हो। v सदैव आपका क्या होता है, सॉरी v सदैव क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। हमने क्या कहा, अब ये चीज अगर हमको याद है, ये चीज हमको पता है, तो बिल्कुल सवाल लगाने में कहीं भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब क्या कहना, ध्यान से देखना। सवाल आपसे जो कह रहा है यार, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। भाई अब दिया क्या है वो लिख देते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, तो यह बराबर 30 सेमी। और पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमने धनात्मक लगा के रखा है। दर्पण के सम्मुख मतलब दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी, अब 5 सेंटीमीटर लंबी माना वस्तु की लंबाई h है, तो h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब h अगर h की बात करता है तो h सदैव प्लस होता है, और जो आपका प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो प्रतिबिंब बनता है वो भी आपका क्या होता है, प्लस ही रहता है। तो h प्लस रहेगा,
एच डैश भी आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा। आगे क्या करा, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मतलब प्यारे बच्चों u की भी वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ये आपका क्या हो जाने वाला, माइनस हो जाने वाला है। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि u हमारा निगेटिव होता है। फिर करा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको v बताना है मेरे प्यारे बच्चों, v बताना है, साथ में आकार एवं प्रकृति बतानी है। आकार का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का आकार का मतलब एच डैश बताना है, और प्रकृति का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आभासी है कि वास्तविक है कि उल्टा है। तो आप जान ही चुके होंगे कि भैया जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, v निकालते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना था, आपको दिया क्या, आपको निकालना क्या है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो फोकस दूरी दे रखा है, एच दे रखा है, यू दे रखा है, वी पूछ रहा है, एच डैश पूछ रहा है। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र लगाने के बाद क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। दर्पण सूत्र कहता है 1/v, क्या प्यारे बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है दर्पण का सूत्र। अब वैल्यू रख दो, 1/v, u की वैल्यू आप देखो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1/30। अब माइनस जो हम लोगों को लगाना था हमने माइनस पहले ही लगा लिया, बराबर 1/f। f की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 30 है। अब आप देखो ये माइनस वाला अगर इधर आता है, माइनस वाला उधर जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1/v बराबर 1/30 प्लस 1/30। हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो एक एक जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले स्टेप में हम क्या पाएंगे, 1/v बराबर 2 क्या हो जाएगा, 30। अगर हम इनको कैंसिल करें, 2 1 2 और यहाँ आ जाएगा 15। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v बराबर क्या मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब आप देखो तो सबसे पहले आपको यहाँ एक आंसर मिल चुका है कि जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों वो 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण से। अब कह रहा आकार बताने के लिए, क्या कहने के लिए कह रहा प्यारे बच्चों, आकार बताने के लिए। अब आकार निकालने के लिए हमारे पास प्यारे बच्चों हम लोग रेखी आवर्धन पे चलेंगे, आवर्धन वाले सूत्र पे चलेंगे। तो आपको आवर्धन का सूत्र पता होना चाहिए। आपने ये पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्या आवर्धन के सूत्र से, किसके, आवर्धन के सूत्र से आप क्या पढ़ें, पहले उसको याद करा देते हैं। आवर्धन के सूत्र से अब क्या पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v माइनस वी बटे यू। ये वैल्यू आपने पढ़ा है, ठीक, यही पढ़ा ना आपने, ठीक। अब हम क्या करते हैं वो ध्यान से देखना। अब एच डैश आपको निकालना है प्यारे बच्चों, और एच आपको दिया है, एच की वैल्यू कितनी है, 5 है, और v की वैल्यू आपने अभी निकाला है कितना, 15, और जो u है, u आपका कितना है प्यारे बच्चों, -30 है। अब आप देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 15 के 15 दूना क्या हो जाएगा, 30। अतिरिक्त गुणा कर देंगे तो एच डैश बराबर 5/2 भाग दे दोगे प्यारे बच्चों तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो जो प्रतिबिंब है वो क्या है, एच डैश बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का जो आकार है प्यारे बच्चों वो ये है, एच डैश बराबर 2.5 सेंटीमीटर। आगे कर रहा था प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब है कि प्रतिबिंब आपका क्या बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है। आप मेरे प्यारे बच्चों देख के बताओ कि वस्तु 5 सेंटीमीटर का था और प्रतिबिंब 2.5 सेंटीमीटर का बन रहा है, इसका मतलब छोटा बना है ना। तो प्रकृति भी हम यहाँ लिख देंगे। प्रकृति में क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा था ना कि प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति में क्या लिखेंगे वो ध्यान से लिखिएगा। तो प्रकृति क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति में आ जाएगा आपका, प्रकृति में आ जाएगा छोटा, छोटा व आभासी, छोटा व आभासी बनेगा। ये इस प्रकार आपका
क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका ये पहला सवाल था कि अब आप समझिए दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये निकालना, एक तो ये निकालना, और इस क्वेश्चन में दोनों चीजें इंक्लूड कर दिए गए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल घबराना है ही नहीं कि हाई स्कूल में हम न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, ऐसा मानसिकता नहीं रखना है। प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। भैया बोल रहे थे कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना, वो धनात्मक होती है। तो भैया फोकस दूरी धनात्मक लिख लियो। उसके बाद क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु रख देते हैं। भाई तुम 5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु रख रहे हो तो उसकी लंबाई को हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि कितनी दूरी पे रखा जाता है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो हमने तो पढ़ा था कि वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो वहां भी लगा दिए। अब कह रहा आप बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब का आकार कहाँ बनेगा। तो हमने आपने पढ़ा होगा दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र कहता है 1/v + 1/, वैल्यू रखा, फटाफट फटाफट हम लोग लगाते चले आए। ठीक, केवल आपको ये ध्यान देना कि प्रश्न में दिया क्या है प्यारे बच्चों, वो और निकालना क्या है। यदि आप वो ध्यान दे लेते हो तो कहीं भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। आइए जो अगले प्रश्न का क्या करा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आज के समय में ये क्वेश्चन आप समझ लो जैसे कहते हैं ना कि ट्रेंड चल रहा है कि उपयोग उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण के, उत्तल लेंस के, अवतल लेंस के। इस बात को आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना है और उत्तल लेंस के भी कितने उपयोग लिखना है, दो उपयोग लिखना है। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेनी है। वो हेडिंग क्या आप बनाओगे, उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या बनाना है, उत्तल दर्पण के उपयोग बनाना है। चलिए तो उत्तल दर्पण के उपयोग, पहला आपको यहाँ लिख देना है उत्तल दर्पण के उपयोग में, और फिर उसके बाद दूसरा बना देना है, ये एक को यहाँ बना दीजिएगा, जितना उपयोग हो सके उतना यहाँ लिख लो। फिर उसके बाद दो ही कहा है, पर आप एक दो और ध्यान देंगे तो ठीक ही है। उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग। अब आप देखिए, चलिए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों उत्तल लेंस के उपयोग की या उत्तल दर्पण की, तो सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि उत्तल दर्पण करता क्या है। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाने का काम करता है प्यारे बच्चों, प्रकाश को फैलाने का काम करता है, एक बिंदु से प्रकाश को फैलाने में। अब आप सोचो जहां जहां एक बिंदु से प्रकाश को फैलाना होता होगा वहां वहां उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब सोचो ऐसा कहाँ होता है, जैसे चौराहे पे लगी हुई लाइटें, आपके चौराहों पर लगी हुई लाइटें, वो क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसे ऊपर से लगी रहती। अब वहां से निकलने वाला प्रकाश जो होता है उसको क्या करना रहता है, फैलाना रहता है। तो प्यारे बच्चों उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, उत्तल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उत्तल दर्पण। इस बात क्या रखिएगा, चौराहे पर, आपके गलियों पे, तिरमुहानी पे, चाहे जहां मान लो प्यारे बच्चों, वहां पर जो लगे हुए लाइट होते हैं वहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग और कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, सोचो और कहाँ किया जाता है, चिकित्सक क्षेत्रों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सक क्षेत्रों में किया जाता है, डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, देखते हैं का खो उपयोग भाई है, मैं दुई उपयोग याद हो उत्तल दर्पण में। एम्मा ना देवे किताबें तो ना देवे, नेट पे सर्च करे भले को। जिंदगी भर उपयोग वाला क्वेश्चन काकरे में कही दे है। बड़ी बड़ी शोरूमों पर लाइट के उपयोग किए जाते हैं, बड़ी बड़ी शोरूम होती हैं, आपको कराना है।
लिख दे तब बता दे, लिख दे पॉइंट ये तब बता दे। बताओ तो सही है, वाहन में पहले अभी हम सड़क पर लगी लाइटों लिखी है ना, सड़कों पर लगी लाइटों ये तो गलत ही है। हाँ वे का तो उपयोग है ना, वे उतलो वाला हो जहाँ तक भी। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। पिछले ईयर्स की बात है, 2024 में जो आपके पूरा सीनियर लोग थे, जब वो एग्जाम देने गए होंगे तो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, भाई उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए और उत्तल लेंस का उपयोग लिखिए। उपयोग पे आप विशेष तौर ध्यान दीजिएगा, उपयोग पे कक्षा 10 वाले पर ये क्वेश्चन बन जाता है। क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कहा, उत्तल दर्पण का उपयोग। अब याद आ रहा है कि आपने चलती हुई गाड़ी को, चलते हुए कार को, या कुछ लोगों ने कार चलाया होगा, कुछ लोगों ने बाइक चलाया होगा, तो यार बाइक के जो पीछे जो बाइक के बगल लगे रहते हैं, जैसे आप साइड मिरर कहते हो, तो पीछे के प्रतिबिंब को देखने के लिए आप लोग जब जैसे बाइक को ट्रैवलिंग करते, बाइक को चलाते हो, तो बाइक के बगल लगा रहता है ना साइड मिरर। अब देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वही चीज लिख दिया जा रहा है कि वाहन में पीछे देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
अब वाहन चला रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो वाहन के पीछे आने वाले वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग बगल साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। ठीक, ये बात क्लियर है। आगे अगर हम बात करें, सड़क पे लगी हुई लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जो सड़क पे लगी हुई लाइट होती है वहां उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे होता होगा, सोचो, इमेजिन कर लो प्यारे बच्चों कि ये रोड हो गया और ये रोड पे लगी हुई जो है लाइट हो गई। अब आप समझो ये पोल हो गए। अब पोल पे लगने वाली ये जो ऐसे इस प्रकार, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, पोल पे लगने वाली ये, मान लो सपोज डेट प्यारे बच्चों कि ये पोल था और पोल के नीचे ये कोई लाइट थी। अब इस लाइट से जब प्रकाश निकलेगा, अगर यहाँ उत्तल दर्पण लगाते हो, तो उत्तल दर्पण लगाने से ये लाइट क्या होगी, सड़क पे चारों तरफ क्या होगी, फैलेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, एक बिंदु से प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। इसलिए जो हम सड़क पे जितनी भी लाइटें लगी रहती हैं वहाँ हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर देते हैं, जिससे कि प्रकाश कुछ दूर तक फैल सके। अगर आप इमेजिन करो उत्तल दर्पण नहीं लगाते तो केवल प्रकाश इसी के नीचे रह जाता, केवल प्रकाश इसी के नीचे रह जाता। बात समझ रहे हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम इस प्रकार वहां करते हैं। फिर आगे क्या करा, आगे करा प्यारे बच्चों, नए एटीएम मशीनों में सुरक्षा के रूप में, जो जो नए नए एटीएम बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, वहां पर भी देखिए आप उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहां पर क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता होगा प्यारे बच्चों, कि जिससे कि एटीएम की क्या किया, जैसे सुरक्षा किया जा सके। ऐसे कह लो प्यारे बच्चों कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम सिक्योरिटी के रूप में भी करने लगे हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का उपयोग क्या है यार। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, तो कुछ ऐसा होता है, जो किनारे पे पतला हो और बीच में क्या हो प्यारे बच्चों, मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और ये प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। अब आप देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्यारे बच्चों। यानी हम बात करें जो आपका उत्तल लेंस होता है वो सूक्ष्मदर्शी, खगोलीदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, मतलब जितने भी ये प्रकाशीय केंद्र बनाए गए हैं वहां पर उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। याद रहे कहाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जितनी भी माइक्रोस्कोप बनाई गई मेरे प्यारे बच्चों, हर एक माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथ में आवर्धक चश्मा, आवर्धक चश्मा में भी जो है क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, आवर्धक चश्मा में। अब आवर्धक चश्मा क्या होता है यार प्यारे बच्चों, कि जो उस चश्मा को लगाने के बाद सामने वाले वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बड़ा दिखाई पड़ने लगता है, उसे ही कहते हैं आवर्धक चश्मा। आवर्धक चश्मा कहने का मतलब है बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त करने वाला चश्मा। ठीक प्यारे बच्चों। फिर आगे बात करते हैं यार दीर्घ दृष्टि सुधार में। अभी आपने अगर पढ़ा होगा, आगे की क्लास अगर लिया होगा, तो क्या होता है, उत्तल लेंस में जिन व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है उन व्यक्तियों को भी उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम उत्तल लेंस के उपयोग को लिख सकते हैं। कम से कम आपको 4 उपयोग दिमाग में रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे बच्चों, 2023 में पूछा गया है, एकदम मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण है, ध्यान देना कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और अभी हमने उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बताया था, अब हम अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी बता देना चाहते हैं। याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और u जो होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है, और v जो होता है वो आपके दो कंडीशन में हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब वास्तविक आता है, जब वास्तविक आता है तब तो क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, और जब आभासी बनता है तब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, धनात्मक हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि v आपका यहाँ माइनस भी हो सकता है, v आपका क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। बाकी जो यच है, बाकी जो यच है, यच डैश है, वो आपके क्या होंगे उस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब बताओ जो यच होगा वो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यच जो होगा आपका प्लस होगा, और जो यच डैश है वो आपका क्या होगा, माइनस होगा। इस बात को आप याद रखिए। यहाँ भी आपका यच डैश कंडीशन बदलता रहता है, इस बात जो आभासी के लिए कुछ और रहेगा, वास्तविक के लिए कुछ और रहेगा। तो एक बार फिर से ये 3 बात ध्यान दो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, u ऋणात्मक होता है, v वास्तविक रहेगा ऋणात्मक, आभासी रहेगा तो धनात्मक रहेगा। अब इसी के सहारे हम इस क्वेश्चन को उद्धार कर देंगे। और देखो भैया क्या कर रहे हैं, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर।
अब आप कहोगे सर इतनी हिंदी लिखने की क्या जरूरत है, आप आर लिख लिए होते, कोई दिक्कत नहीं, आर लिख दिए। बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर। कह रहा इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ वक्रता त्रिज्या अगर 40 है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो पढ़ा होगा आपने कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? आधी। तो r/2 40/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा आपने पढ़ा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, तो -20 सेंटीमीटर लगा दोगे। ठीक, आगे अगर हम आगे बढ़े तो प्यारे बच्चों का रहा कि कितनी दूर पे वस्तु रखी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो भैया u की दूरी जो है -15 सेंटीमीटर दे रखा है और कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी यानी v ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, बस आप दिमाग में ये रखो। अब हम यहाँ से लगाएंगे क्या? दर्पण का सूत्र। क्या लगाएंगे? दर्पण का सूत्र। अब बताओ दर्पण का सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आओ अब आप ध्यान से देखिएगा, v की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? v की। और बाकी u की वैल्यू आपके पास है। देखो मेरे प्यारे बच्चों u की वैल्यू 15 है। अब माइनस हमने यहाँ पहले ही लगा दिया है, बराबर 1/f। f की वैल्यू कितनी है? -20 है। अब आप देखो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो माइनस वाला उधर जाने पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर -1/20 प्लस 1/ कितना हो गया? 15। यार बच्चों कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है? 20 और 15 का लसापा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? 20 और 15 का लसापा। पता है 20 और 15 का लसापा जब लोगे तो हमको 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो आ गए 60 ना। अब 20 से भाग दे दो, तो 20 से जब 60 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुना 1 में करेंगे तो -3 आएगा। प्लस 15 का भाग जब 60 में दोगे तो 15 चौके 60, 4 का गुना 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब +4 और -3 होता है 1, +4 में जब -3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1/ कितना आ गया? 60 और आ गए 1/v। हम लोग कैंची गुणा या तिर्यक गुणा कर सकते हैं। v का गुणा जब 1 से करोगे तो v पाओगे और 60 का गुणा 1 से करोगे तो क्या पाओगे? 60। तो बन गया 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।